11th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर से करेंगे। ठीक है, वैसे तो 9th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ टॉपिक है तुम लोगों का, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बेसिक मोल कंसेप्ट का कैसे आना चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि तुमने सिर्फ डेफिनेशंस रट्टा मार ली हैं या फिर टॉपिक को सही में समझा है, क्योंकि एक्चुअल में सीधा न्यूमेरिकल्स में जंप कर जाना या फिर उस पार्ट में जंप कर जाना जो हमने कभी 9th में पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट 11th वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो कई बार ना इस तरीके का जंप करना बहुत डिसएडवांटेजियस भी होता है। तो बेसिक्स हमें पहले कवर करने चाहिए, बट हाँ, बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। उतना तो कम से कम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल में शुरुआत करेंगे हम लोगों के टॉपिक एटॉमिक मास से, राइट। तो अभी देखो, एटॉमिक मास को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं डिफाइन किस तरीके से करूँगी एग्जैक्ट, और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मैं तुम्हारे साथ शीट्स वगैरह शेयर कर दूँगी ताकि जिनसे तुम एक्चुअल में अपनी नोट्स कॉपी के नोट्स वगैरह बना सको। बट मान लेते हैं मुझे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर एटॉमिक मास की बतानी रहे तो वो क्या होगी। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर आपका मेटलॉइड्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, उनमें से अगर आप कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर लेते हो, अब उस एक एलिमेंट के अंदर में अब अगर उस एलिमेंट का तुमने सबसे छोटा पार्ट भी ले लिया ना, तो सबसे छोटे पार्ट के अंदर में भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसमें से तुम्हारे पास इमेजिन करो सिर्फ एक एटम है, ठीक है। तो बस उसी एक एटम के मास को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, आपका एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ वन एटम इज नोन एज व्हाट, एटॉमिक मास। तो ये था तुम्हारे एटॉमिक मास को लेकर कुछ जानकारी। अभी एटॉमिक मास को एक और इसके बारे में सेकेंड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे अगर मैं ये पूछूंगी कि मेरा वेट क्या है, तो मैं अपना वेट बोलूँगी कि मेरा वेट x kg है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगी मेरी हाइट क्या है, तो मैं जवाब दूंगी कि y सेंटीमीटर है या फिर y फीट है। या फिर अगर हम ये पूछेंगे कि तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, तो तुम बोलोगे x किलोमीटर्स है। तो यानी कि वट एवर वी राइट एनी नंबर, वेन एवर वी राइट एनी नंबर, तो उस नंबर का देखो एक्चुअल में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूंगी 52, तो तुम्हें 52 से क्या समझेगा, 52 क्या है, वो एक उस वक्त सिर्फ एक नंबर है। बट अगर मैं 52 के पीछे केजी लगा दूँ तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रिएट हो जाता है कि वो एक वेट है, ठीक है। अगर मैं मीटर लगा दूँ, सेंटीमीटर लगा दूँ, तो वो ये क्रिएट हो जाता है कि वो एक लेंथ के साथ डील कर रहा है। मिनट और सेकेंड लगा देने पे वो टाइम के साथ डील कर रहा है। तो हमारी लाइफ में एसआई यूनिट्स की, सीजीएस यूनिट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही हम लोग एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास के लिए भी यूनिट यूज़ करते हैं, दैट यूनिट इज़ AMU, राइट। AMU के ऊपर अच्छा खासा प्रवचन हम लोग देखेंगे, बट राइट नाउ के लिए ये समझ के रखो कि उसके लिए हम लोग यूनिट AMU यूज़ करते हैं। अभी इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं तुम्हारे पास मैंने एक कॉलम बनाया, थोड़ा अच्छे से समझते हैं एटॉमिक मास को। मैंने एक कॉलम बनाया एटम। अभी मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पे आप लोगों के पास इसका मास तुम्हें मुझे बताना है, कार्बन का एटॉमिक मास तुमको मुझे बताना है। तो हमें ये पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के अंदर में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर होते हैं 12। न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो दैट 12, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि 12, और उसके पीछे लगा दिया मैंने AMU। सो दिस इज द वे बाय विच वी हैव टू राइट द करके आपका ये एटॉमिक मास। अगर मैंने पूछा हीलियम, तो हीलियम के अंदर में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वी नो कि हीलियम के अंदर टोटल 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा AMU। तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा अपने नोट्स कॉपी में कि कल को अगर मुझे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एटॉमिक मास एक्चुअल में कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, उस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 AMU के साथ। 1 AMU क्यों किया मल्टीप्लाई, ये अभी इसी के जस्ट बात का ही टॉपिक है हमारा। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटॉमिक मास? सो एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई बाय 1 AMU।
ठीक है। अब कई बुक्स में तुम इस चीज़ को ऐसा भी पाओगे कि एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसकी जगह तुम्हें RAM देखने को मिलेगा, जहाँ पे RAM का मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको भी समझेंगे हम लोग बाद में। तो ये होता है आपका टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ से एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। अब जैसे इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया जा सकता है कि मान लेते हैं आपको मैं ये ऑक्सीजन एटम दे दूं। इस ऑक्सीजन एटम का अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, एज वेल एज इस चीज का आप एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करो, तो देखो दोनों के आंसर्स किस तरीके से डिफर करेंगे। हमें सबसे पहले एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास पता लगाने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता होना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तुम्हारे एक ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक है, कितने होते हैं, टोटल 16 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो कहलाएगा 16। और अगर मैं पूछूंगी उसका एटॉमिक मास कितना है, तो उस चीज़ का एटॉमिक मास कहलाएगा आपका 16 AMU, ये ऐसे में। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जनरल वे है जो मैं तुम्हें बताया कि किस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास को और तुम एटॉमिक मास को लिखोगे और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है क्या। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, तो देखो होता कैसा है। जैसे फिजिक्स की बात करें पहले, तो फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे लेंथ मेजर करना हो तो मीटर, और अगर वेट मेजर करना हो तो kg। तो मान लेते हैं कि मेरे पास, मैं बहुत पुरानी सेंचुरी में हूँ, ठीक है, नॉट अभी वाली। तो ऐसे केस में हमारे पास कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है राइट नाउ। अभी केमिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है, काफ़ी अच्छे हम लोगों के पास टेक्निक्स हैं। लेट से अगर मान लेते हैं कल को मैंने एक पत्ती तोड़ी, पत्ती को मैंने पीसा, उसके अंदर से केमिकल निकला, और नाउ मुझे अभी पहचानना है कि उसके अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई है, अगर है तो कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग एक्चुअल में फिर यूज़ करते हैं एक टेक्निक NMR। ठीक है, अब ये NMR क्या है, ये तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है, जान नहीं भी सुनोगे, इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वी हैव मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट ड्यूरिंग 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी करके। तो ऐसे में अगर मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का, चाहे वो एटम हो या चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है या फिर उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक रॉड है। ठीक है, अब ये जो रॉड मैंने ली है, ये रॉड की लेंथ वेंथ मुझको कुछ नहीं पता, बस मैं इसको कह रही हूँ कि ये जो है ये वाली फलाना रॉड, इस रॉड को मैंने कह दिया कि ये वाली रॉड को कि इसकी लेट्स से लेंथ है आपकी x, या फिर इसको कह दो LX बराबर। अब मुझको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये मुझे इसकी लाइन फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी कि ऐसे मुझे कितने छोटे रॉड्स रिक्वायर है, मतलब ऐसे कितने छोटे रॉड्स को मुझे यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं इस रॉड को क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो तुम कहोगे, मान लेते हैं कि 3 रॉड में ये क्रिएट हो गया, तो मैं इसे क्या कहूँगी कि जो रॉड L1 है, इस रॉड L1 की लेंथ एक्चुअल में उस रॉड LX के कितना है, 1/3 टाइम्स है। ठीक है, क्योंकि मुझे छोटी वाली 3 रॉड्स रिक्वायर हो रही हैं। अगर मान लेते हैं मैं इस तरीके से कहती हूँ कि मेरे पास ये बड़ी सी एक रॉड है, इस बड़ी सी रॉड को मैंने नाम दे दिया L2। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूँ इस रॉड L2 की लेंथ कितनी है, तो तुम ये कहोगे कि एक काम करते हैं, उस LX को लेकर आते हैं, उस LX के कंपेयर में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ से हमने जवाब निकाला कि ये जो रॉड है हमारे पास L2, इसकी लेंथ है 2 टाइम्स दैट ऑफ LX। तो तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि मेरे पास LX की कोई वैल्यू नहीं है, LX मेरा एक रेफरेंस है, मैं LX की मदद से चीज़ें कैलकुलेट कर रही हूँ। जैसे एक और एग्जांपल,
जो तुम्हारे पुराने ज़माने के राजा महाराज होते थे, जब उनका कोई बर्थडे वगैरह होता था, स्पेशल ओकेशन होता था, तो कैसा रहता था, वो लोग एक तराजू के एक प्लेट में बैठ जाते थे और दूसरी प्लेट में क्या होता था, वो उनके जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो उसमें रखी जाती थी। तो जब वो उसमें ज्वेलरी रखते जाते थे तब तक जब तक दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो क्या नहीं आ जाए, इक्वल नहीं आ जाए। ठीक है, जब वो इक्वल आ जाता था तो वो उठा के उसको दान कर देते थे। तो एक्चुअल में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें अपना एक्चुअल वेट पता है और उन्होंने उतने वेट को ज्वेलरी नापी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ज्वेलरी कितनी बांटनी है वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि जितना हमारा वेट है हम उतना बांटेंगे। अब हमारा वेट कितना है, तराजू में बैठ गए एक तरफ। तो वैसे ही इमेजिन करते हैं कि मेरे पास अगेन एक स्पीयर है, इस स्पीयर को मैं मेरा स्टैंडर्ड मान रही हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब यानी कि अगर मुझे कल को किसी दूसरे स्पीयर्स का या किसी दूसरे बॉडीज का वेट कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा उनका वेट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट टेक्निक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीयर का मदद लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास तराजू है, ठीक है, तराजू के एक तरफ मैंने कहा इस पर्सन को बैठा दिया हम लोगों ने। अब मुझको इसका वेट मेजर करना है, तो जो तराजू की दूसरी तरफ है हम लोग उस दूसरी तरफ में ये जो हम लोगों का रेफरेंस स्पीयर है, रेफरेंस स्पीयर मतलब जिसको हमने हमारा स्टैंडर्ड माना है, ठीक है, कि इसकी मदद से ही अब हम दुनिया के सारी चीज़ों का वेट निकालेंगे। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे एक स्पीयर रखा और मैं वेट करने लगी कि क्या ये दोनों तराजू के प्लेट्स इक्वल आते हैं क्या, तो नहीं आए। ऐसे करते करते तब जब तक इक्वल नहीं आ जाए मैंने वहाँ पे ऐसे मान लेते 4 स्पीयर्स रख दिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट क्या कंक्लूड करेंगे, दैट वेट ऑफ मैन इक्वल टू 4 टाइम्स दैट वेट ऑफ दैट आपका स्टैंडर्ड स्पीयर। ठीक है, तो क्या मुझको उस एक्चुअल मैन का वेट पता चला क्या, नहीं पता चला। सिर्फ मुझको इतना पता चला कि वो जो मैन है वो स्पीयर का वेट चाहे दुनिया में कुछ भी रहा हो, वो वाली जो चीज़ है वो क्या है, बस उसके 4 टाइम्स है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये कहा कि मुझे 80 मार्क्स हैं, मान लेते हैं तुम्हें 40 मार्क्स हैं, या फिर चलो मुझे 40 है तुम्हें 80 है, तो ऐसे केस में मैं ये क्या कहूँगी कि तुम्हें मुझसे डबल है। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या है, डबल है। तो हम लोग भी यही बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे मैन का वेट एग्जैक्टली कितना है, बस हमें इतना पता है कि हम वो 4 टाइम्स ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड स्पीयर है। तो अभी मुझको आगे चाहे किसी भी चीज़ का वेट निकालना हो, एक मैन का निकालना हो कि लेट से मुझे एक एनिमल का निकालना है, लेट से डॉग, ठीक है, तो मैं उसको कहूँगी कि वो 3 टाइम्स है वेट ऑफ स्पीयर। तो मैं हमेशा किसकी हेल्प लूँगी वेट निकालने के लिए, उस स्टैंडर्ड स्पीयर की। बट तुम देखो कि मुझे बार बार ना 4 के पीछे में वेट ऑफ स्पीयर, वेट ऑफ स्पीयर, वेट ऑफ स्पीयर, वेट ऑफ स्पीयर लिखना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, मैंने कहा कि यार इतना बड़ा स्टेटमेंट मुझे वेट ऑफ स्पीयर लिखना पड़े, एक काम करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हम लोग कई सारे एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ना लिखना पड़े तो हम STD डॉट यूज़ कर लेते हैं, राइट। पूरा मास्टर ना लिखना पड़े, मिसेस पूरा ना लिखना पड़े, मिस्टर ना लिखना पड़े, तो हम लोग एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं क्योंकि हम आलसी हैं। तो ऐसे केस में हम लोगों ने यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ करने का सोचा। और क्या एब्रीवेशंस हमने यूज़ करने का सोचा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पीयर है, कि लेट आज के बाद कोई भी इंसान इसे वेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पीयर नहीं बोलेगा, इस चीज़ को बोला जाएगा क्या, कि वेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पीयर की जगह आप वहाँ पे लिखना शुरू करो 1 kg। तो ऐसे केस में जब मैं उस चीज़ को 1 kg लिखूंगी तो ये बन जाएगा 4 kg, ये क्या बन जाएगा 3 kg। ये समझ लो, ये ऐसा। अब कई बार एक इंसान के दिमाग में ऐसा भी डाउट आ सकता है कि 1 kg ही काय को लिखा, राइट। अब मान लेते हैं ये ऊपर है, तो मुझको ये एलेक्स को बार बार लिखने में आलस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि लेट यहाँ पे एलेक्स को कल से बोलने लगो 1 मीटर। तो अगर मैं इसको 1 मीटर बोलने लगूंगी तो ये क्या बन जाएगा 1/3 मीटर, ये बन जाएगा 2 मीटर। तो हम लोग चलो ठीक है, kg क्यों लिखा, kg इसलिए लिखा क्योंकि हमने वेट की यूनिट हम बना रहे थे करके कि वेट की ऐसा यूनिट होती है kg, बट kg के आगे 1 ही क्यों लिखा, ठीक है, उसके आगे 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा। तो देखो इसका रीज़न मेरे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फिजिक्स में तुम लोगों ने भले ही अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस जैसे पहले चैप्टर ना पढ़ाओ, वैसे बहुत फालतू है,
तो ऐसे केस में तुम छोड़ो उसे, तुमने 10th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ी है, तो 10th क्लास में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ते हैं उसमें जो अपन डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम पे 1 ही क्यों यूज करते हैं? सिंपल, वो वहां पे 1 क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है, पता होगा। तो वही सेम रीजन यहाँ पे है, क्योंकि 1 यूज करने से होता क्या है कि एक्चुअल में जो 4 टाइम्स आया था ना उसमें कोई चेंज क्रिएट नहीं होता। अगर तुम 1 के बदले कोई दूसरा नंबर क्रिएट कर दोगे ना तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को चेंज कर देगा। 4 तुम 2 रखोगे तो वो 8 कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या अब यहाँ पे जो ये मैंने वेट कैलकुलेट किया, क्या ये जो वेट है ये वेट मेरा एब्सोल्यूट है क्या? ऑब्वियसली नहीं। ये जो मैंने चीज कैलकुलेट की, क्या ये मेरा एब्सोल्यूट वेट निकला? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने किसी स्टैंडर्ड चीज के या फिर किसी दूसरे रेफरेंस ऑब्जेक्ट के मतलब बेसिस पे निकाला ना इसको। तो ये कैसे एब्सोल्यूट हो सकता है? तो इसी कंसेप्ट को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव मास, नॉट एटॉमिक मास। बट मुझको तो रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ना है। तो जब तुम यही सेम टेक्निक एटम्स के लिए यूज करते हो, कैसे करते हैं दैट इज नॉट अवर पार्ट। नहीं तो हो सकता है तुम्हारे में से किसी एक इंसान के शैतानी खोपड़ी में ये सवाल आए कि जब हमें एटम्स इतने छोटे हैं, दिखते ही नहीं है, तो हमें तराजू में एटम्स रखे कैसे होंगे? वो उन्होंने कैसे यूज किया, क्या किया, दैट इज नॉट अवर पार्ट। हमें उसके आगे का सोचना है। तो अभी ऐसे केस में हमने भी बोला कि जब जब हमें एक एटम का मास निकालना होगा, तो एक एटम का मास हमको जब निकालना है तो एटम के मास के लिए हमें भी एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, मतलब हमें भी एक स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे वेट निकालने के लिए मैंने स्फीयर को स्टैंडर्ड रखा, लेंथ निकालने के लिए मैंने इस रॉड को स्टैंडर्ड रखा, तो वैसे ही हमको भी एटम्स के मास कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड एटम चाहिए। अब स्टैंडर्ड एटम चूज करने की बारी आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरुआत की तो हमने स्टैंडर्ड एटम की शुरुआत की थी, हाइड्रोजन को कंसिडर किया था। फिर बाद में हमने हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने बोला कि नहीं यार हाइड्रोजन नहीं, उसके बदले में किसी दूसरे को लेते हैं। फिर हमने वहाँ पे चूज किया था करके आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने फिक्स किया एज द स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था और नेचर में इसके बहुत सारे कंपाउंड्स तुम्हें देखने को मिलते थे। फिर कुछ समय बाद हम लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। 1961 में हमने बोला कि ठीक है, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जिस स्टैंडर्ड को हम रखेंगे वो स्टैंडर्ड एक्चुअल में हमने चूज किया, यानी कि केमिस्ट्री ने, यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने चूज किया C12। ठीक है, कार्बन 12, यानी कि तुम्हें पता है कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि C14 को उठा लिया अपना स्टैंडर्ड, हमने उठाया C12 को। तो तब से लेकर 1961 से लेकर अभी तक ये वाली चीज़ मतलब C12 हमारा स्टैंडर्ड रही है। ऑब्वियस है, पहले लोगों ने हाइड्रोजन लिया था, उससे कैलकुलेट किया होगा, ऑक्सीजन लिया था, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज नॉट अवर पार्ट। ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है। बट राइट नाउ हम लोगों का जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास हम पढ़ रहे हैं, ये रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है? ये बनाया गया है C12 के रिस्पेक्ट में। वाई C12? वाई नॉट ऑक्सीजन और वाई नॉट अदर एनी एलिमेंट? वाई C12 ओनली? तो इसके देखो 2-4 जस्टिफिकेशन है, बट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो तुम्हारे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं उसमें से 98% C12 है अपने नेचर में। तुम ये सोचो कि अगर 98% C12 है तो उसके जो दूसरे आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी तो कितनी कम होगी। तो अगर मैं नेचर में कुछ भी उठाऊं, ठीक है, जो चीज कार्बन से बनी है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस बात की होगी कि उसके अंदर में C12 होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं C14 रहा भी तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेगा, या C13 भी रहा तो भी वो बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा, बराबर, या मैक्सिमम तो आपका C12 पाया जाएगा। तो क्योंकि नेचर में आपका C12 98% है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अबेंडेंट है एज कंपेयर टू उसके अपने दूसरे आइसोटोप्स। ठीक है,
तो इसीलिए हमने यहाँ पे C12 को चूज किया। अदरवाइज इस स्पेशल पॉइंट पे तुम्हारी तरफ से एक डाउट ये भी आ सकता था करके कि जो अबेंडेंट नॉन मेटल होता है वो तो हमारा ऑक्सीजन है, फिर आप इसको अबेंडेंट क्यों बोल रहे हो। मैं इसीलिए इसको अबेंडेंट कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वर्ड अबेंडेंट यूज किया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स यूज नहीं किया है, मैंने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स अदर आइसोटोप्स। इसके टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। होप सो कि तुम्हें आइसोटोप्स का मतलब पता हो, बट अगर नहीं पता है तो 3-4 दिन के बाद जब हम ये ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर करने में आएंगे, नहीं 3-4 दिन तो नहीं, काफ़ी दिन लग जाएंगे, मैं बता नहीं सकती है एग्जैक्ट डेट। तो ऐसे केस में उस वक्त मैं तुम्हें आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोनिक्स ऐसी और भी चीज़ें बताऊंगी, तो उस वक्त लगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ 9th क्लास में आनी चाहिए। तो ऐसे में जो 98 वैसे कार्बन के ना टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इन तीनों आइसोटोप्स में से 12 वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। इस वजह से समझ रहे हो कि क्यों हमने इसको यूज़ किया। अदरवाइज तुम ये भी बोल सकते थे कि ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा है करके, ठीक है, तो ऑक्सीजन को आप क्यों नहीं ले रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड रीज़न ये हो सकता है इसका कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है बहुत स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बराबर काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपका स्टेबलेस्ट आइसोटोप है, ठीक है। 12, 13, 14 में ये तुम्हारा स्टेबलेस्ट आइसोटोप है, तो इसी वजह से इसको भी हम लोगों ने लिया, ठीक है। और उसके बाद एक और रीज़न ये भी यहाँ पे आ सकता है कि नेचर में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स एक्चुअल में C12 के फॉर्म में मतलब C12 उन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ रीजन से कि C12 को लीडर नेता चुना गया कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में अब हम बाकी जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मास अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर शुरुआत हुई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं करके। लेकिन शुरू करने के लिए अच्छा, इसका एक और एडवांटेज है जो मुझे अगेन याद आया है कि जब हम लोग C12 को यूज़ करके एटॉमिक मासेस निकाल रहे थे ना बाकी आपके अदर एलिमेंट्स के, तो जो एटॉमिक मास निकल कर आ रहे थे वो बहुत ही मतलब अच्छे नंबर्स निकल के आ रहे थे, जैसे 16.2, ठीक है, 15.48 ऐसे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर वो आपके होल नंबर्स वगैरह थे, अच्छे थे। तो एक अच्छे नंबर्स वहाँ से क्रिएट हो रहे थे, देयरफॉर इसको उस रीज़न की वजह से भी चूज़ किया गया। तो राइट नाउ अब हमने C12 को अपना कैसा नेता चुन लिया है, वो हमारे अदर एटॉम्स क्या करेगा, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करके देगा, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जब इस चीज़ को चूज़ कर लिया, फिर हम लोग चले अपना क्या करने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए जो सबसे बड़ा अजम्पशन केमिस्ट्री की दुनिया में हमने किया, वो अजम्पशन ये किया कि हमने ऐसा माना कि अगर आपके पास कार्बन 12 का एक एटम है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसा हमने माना, ये हमारा अजम्पशन है, दिस इज अवर लेट, राइट। उस जमाने में इसको किया गया कि लेट हमारे पास अगर C12 का एक एटम अगर होगा और अगर तुम्हें मैं उस एक एटम का एवरेज मास मगर बोलूँ कि उसका मास कितना है, तो हमने वो अज्यूम किया कि मान लेते हैं कि इसका एवरेज रिलेटिव मास हम मान कर चलते हैं कि ये कितना होगा, 12 होगा करके। ये हमने माना, ये हमारा लेट था, ठीक है। ये उस वक्त हम लोगों ने इसको अज्यूम किया था करके कि ये हमारा कितना है, लेट पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया। तो इसके कंसिडरेशन से हमने क्या सीखा, अब ऑब्वियस है कि मुझे बाकी चीज़ों के रिस्पेक्ट में, मतलब बाकियों का मास इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने अपना जो स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड किसको चूज़ करेंगे, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल में हम इस चीज़ को चूज़ करते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास निकालना हो तो आप ये लोगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इस चीज़ को अपना स्टैंडर्ड लोगे, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या रहेगी, आपका स्टैंडर्ड बनेगी, ठीक है। ये वाली चीज को हम अपना स्टैंडर्ड देंगे। ये हमने एक डिसीजन उस वक्त, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ कार्बन एटम अभी कितना है, 12, तो 12 इंटू 1/12 वो देखो 1 ही आ रहा है एक्चुअली, तो इसीलिए इसको हम स्टैंडर्ड ले रहे थे। तो ऐसे केस में अब अगर मान लेते हैं मुझे ये कहा जाए
कि मुझको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, इस चीज़ का एटॉमिक मास लेट से कैलकुलेट करना है, हमें एटॉमिक मास निकालना है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास किस तरीके से निकालूंगी, तो मान लेते हैं मुझे कहा गया कि आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लेट से ये हम लोग कैलकुलेट करने को गए। एटॉमिक मास निकालने के लिए अब नाइट्रोजन में तुम बस इतना बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन में आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये 14 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मतलब ऐसे आपको 14 थे, वो 14 टाइम्स लग रहे थे आपको वो, तो 14 इंटू में क्या, ये 1/12 इंटू मास ऑफ ये तुम्हारा एक कार्बन एटम। सिमिलरली अगर मान लेते हैं तुम्हें इसकी जगह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता, तो ये निकल कर आता 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाकियों के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए। बट अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो, ये दोनों तो नंबर्स हैं, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, बट ये तो अभी भी स्टिल अननोन है। तो नहीं, इसकी वैल्यू हमें पता है, हम इसको निकालेंगे, बट इसमें बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल किस तरीके से एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट्स के निकाले गए, इस पे हमने बातचीत की। लेकिन अगेन हम लोगों के अंदर आलस्य, तो हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि बार बार मुझे हर चीज़ के पीछे ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। तो हमने एक काम किया कि चलो हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं कि लेट आज के बाद से 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम को हम लोग ने एक बोला कि इसको एक शॉर्ट फॉर्म से हम डिनोट करेंगे, और वो जो शॉर्ट फॉर्म से हम इसको डिनोट करेंगे, हमने बोल दिया कि लेट दैट शॉर्ट फॉर्म बी 1 AMU। ठीक है, कि वो 1 AMU क्या है, 1 AMU कुछ नहीं बल्कि आपका जो कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 हिस्सा है। ठीक है, तो बस उसको हमने नाम दे दिया कि दिस इज आवर 1 AMU, राइट। तो ऐसे केस में अगर कोई आप मुझसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसे में अब हमारा जवाब क्या होगा, दैट इज 14 AMU। कोई अब पूछेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल से इट इज 16 AMU। तो इस तरीके से हम लोगों ने AMU की शुरुआत की, राइट, और इस तरीके से हम लोगों की गाड़ी अब आगे बढ़ना शुरू हुई। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने AMU को डिफाइन किया है कि अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज 1 AMU, तो तुम 1 AMU को किस तरीके से बोलोगे कि इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, इस पे और बातचीत करते हैं AMU पर, बट आगे हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ना है एक टॉपिक पे। वो टॉपिक देखो अभी क्या है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक पर्सन A है, उसके मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स उसने स्कोर किए, और एक पर्सन B है, उसने एग्ज़ाम में 200 मार्क्स स्कोर किए। मुझे कोई मतलब नहीं है A ने कितना कैलकुलेट मतलब स्कोर किया, B ने कितना स्कोर किया। अगर मैं बोलूँगी कि मार्क्स ऑफ A, ठीक है, आप उसका रेशो ले लो किसके साथ, B वाले के मार्क्स के साथ, तो तुम ये बोलोगे कि ये रेशो आ रहा है 1/4। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि A क्या मतलब B ने 4 टाइम्स मार्क्स स्कोर किए हैं एज कंपेयर टू A। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि ये उस चीज़ के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा हैवियर है, ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चीज़ का वेट निकालते हैं, तो बस उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर एटम किसी दूसरे फिक्स्ड स्टैंडर्ड के वजन के हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा हैवियर है, या कितना ज़्यादा या कितना कम वो लाइटर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड किसको रखा गया था, हाइड्रोजन को, फिर बाद में वो स्टैंडर्ड रखा गया ऑक्सीजन को। ठीक है, और उसके बाद लेकिन करेंटली हम लोगों का प्रेजेंट स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट किया गया है 1961 से, वो एक्चुअल में है आपका C12। तो इनडायरेक्टली अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, लेट्स से ऑफ X एटम, इस X एटम का मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल है, कैसे, इस X का जो भी मास है, मास ऑफ 1 X एटम,
ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, किसको स्टैंडर्ड लिया है हमने, स्टैंडर्ड लिया हमने कार्बन 12 को, ठीक है, तो हम लोगों को उसका, तो फिर क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है, तो मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मान लेते हैं कल को हम लोगों का स्टैंडर्ड अगर ऑक्सीजन था, ठीक है, अगर ऑक्सीजन था, तो ऐसे केस में यही रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एक्स एटम क्या हो जाता कि मास ऑफ 1x एटम, ये चीज़ तो वैसी की वैसी ही रहती, लेकिन डिनोमिनेटर में 1/12 के बदले 1/16 आता, ठीक है, 1/16 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये ऐसे, ठीक है, 1/16, क्योंकि 16 का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, देयरफॉर 1/16। अगर हाइड्रोजन लेते तो 1 आता, बस खत्म। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी एटम स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कितना भारी है या फिर कितना हल्का है, इस चीज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा देखो कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। कैसे, लेट्स से अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, तो मैं ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करूंगी, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम उसको, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कौन है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अभी यहाँ पे मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 16, मास बोला है ना उसने, वी नो इट इज 16 AMU, और इस चीज को और कुछ नहीं बल्कि इसको भी AMU ही कहते हैं हम लोग, तो AMU कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ कितनी आ गई 16। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना तो इसके पास यूनिट होता है ना तो इसके पास डायमेंशन होता है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि आपके जिस भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके मास का स्टैंडर्ड के मास के साथ रेफरेंस, बस एक रेशियो है, और रेशियो में दो सेम क्वांटिटीज के रेशियो में यूनिट्स कट जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे समराइज कर सकती हूँ, इसको नोट्स में डाल के लिख देना कि कल को अगर एक वर्ड लिखकर आया 16, तो ये 16 वर्ड क्या इंप्लाइज कर रहा है कि ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास के पास ना तो कोई यूनिट्स होते हैं और ना ही इसके पास कोई डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या है ये तुम लोग फिजिक्स में सीख जाओगे कुछ दिनों बाद। अगर लेकिन 16 की जगह मैंने 16 AMU लिखा होता तो ये वाली चीज़ फिर रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं कहलाती, फिर ये क्या कहलाती, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के पास यूनिट भी होती है और ऑब्वियस है कि इसके पास फिर डायमेंशन भी होगा। क्लियर है, पक्का। तो बस यही हम लोगों की बातचीत थी इस पे एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। तो इसमें देखो ध्यान रखने लायक चीज़ें क्या क्या हैं तुम्हारे लिए, अभी जितना पढ़े हैं उस पर हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन ये है हम लोगों का कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, किसी भी एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये फॉर्मूले से दो। तीसरा पार्ट ये कि हमने स्टैंडर्ड में कार्बन 12 को रखा, ये उसके कुछ रीजंस हैं। कार्बन 12 के मतलब कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों को जब दूसरे एलिमेंट्स के एटम का मास निकालना था तो हमें किसी ना किसी को स्टैंडर्ड चूज करना होगा। तो हमने जैसे इसमें मैंने स्टैंडर्ड स्फीयर को चूज किया, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इसको चूज किया, सिंपल, बस और कुछ नहीं। बल्कि तुम्हें एक मैं बताऊंगी, मैंने आर्टिकल पढ़ा था 2 या 3 साल पहले, न्यूज़पेपर में आया था कि कोई सी तो एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में, उतना तो मैंने याद रखा नहीं उस फैक्ट को, कि कोई तो एक का म्यूजियम है, उस म्यूजियम में एक ना डंडी रखी हुई है, कौन से मेटल की है वगैरह सब मुझे याद नहीं है। वो एक्चुअल में वो डंडी है जब फिजिक्स के लोग ये बना नहीं रहे थे ऐसा यूनिट्स वगैरह 1 मीटर, तो वो डंडी है जिसे हमने माना कि ये डंडी एग्जैक्टली 1 मीटर की है। तुम थोड़ा सा गूगल करोगे तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, बट कोई यूज़ का नहीं है। तो उसके बाद स्टैंडर्ड हमने किसको रखा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम को रखा। ओके,
तो इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड पता चला। फिर हम लोग आलसी किस्म के लोग हैं, हमने उसी बड़े से क्वांटिटी को क्या कहना शुरू कर दिया, 1 AMU। तो 1 AMU क्या होता है ये हम लोगों को यहाँ से पता चल चुका है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट फिर हमने ये बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो आपके पास कोई भी एक एटम का मास डिवाइडेड बाय क्या करना है, स्टैंडर्ड के मास के साथ डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड उसके अलावा फिर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में डिस्टिंग्विश, ये वाला पार्ट। अब हम लोग देखो जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो AMU के ऊपर प्रवचन है, ठीक है। अब ये AMU के ऊपर प्रवचन है, ध्यान से सुनेंगे इस AMU के ऊपर के प्रवचन को, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या है ये वैल्यू। अब मुझे कुछ पता हो या कुछ पता ना हो, कम से कम ये पता चल चुका है कि एक AMU बल्कि कुछ और नहीं, तुम्हारा 1/12 मास है। किसके 1/12 किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा ही तुम्हारा क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। दैट्स ऑल, खत्म। अब ऐसे केस में इस चीज़ को मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे, अगर लेट्स से मैंने तुमसे ये चीज़ पूछी, तो हमको ये बात तो 9th स्टैंडर्ड में पता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के इतना कम होता है कि वी जस्ट इग्नोर्ड, हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को काउंट करो ना करो उसका क्या मतलब, ठीक है, समझ लो। तो ऐसे केस में एटम का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हैं कि प्रोटॉन्स का मास और आपके न्यूट्रॉन्स का मास, बस। तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ, बल्कि ये तो है भी आपकी थ्योरी, रुदरफोर्ड की थ्योरी, कि आपका जो एटम का मोस्ट ऑफ द मास होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है, राइट। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसा नहीं लिख सकते मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को, कि ये वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। 1 मिनट, ये शायद डिस्चार्ज हो गई है पेंसिल, 2 मिनट, इसको चार्जिंग में लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम तब तक बातचीत कर लेते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है, उस एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से तो मुझको उस एटम का मास क्या लिखना चाहिए था, मास ऑफ दैट 2 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ दैट 2 न्यूट्रॉन्स। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वी जस्ट इग्नोर्ड देम, ठीक है, हम उन्हें भगा देते हैं, नहीं रखना। तो ऐसे में अगर मैं पूछूंगी कि एटम का मास फिर किसके बराबर है, तो तुम बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास, 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का मास। दे डिपेंड ओनली ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ऐसे केस में अगर मैं कोई यहाँ पे कार्बन 12 का मास अगर कैलकुलेट करना है तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ कि इट इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट लिखे कि इसको नहीं लिखे, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो अभी ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेके कोई मतलब ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो तब लिया जाता जब आपके पास क्या होता, उसका कोई वजन भी होता, ठीक है। तो अब ऐसे में हमने ये चीज़ तो लिख दी। अच्छा, यहाँ से एक काम और करते हैं, 6 को थोड़ा कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमारे पास बचा मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को मैं 3 डेसिमल तक लिख देती हूँ, 1.672 और 10⁻⁻27 kg, यूनिट kg है, यहाँ ठीक है, वे भी लिख देते हैं प्लस। अभी बाजू में न्यूट्रॉन, तो देखो न्यूट्रॉन का मास और जो तुम्हारा क्या कहते हैं प्रोटॉन है, इनके मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे मैंने इसको लिखा है 1.672, तो उस चीज़ को मैं लिखूंगी 1.674, ये ऐसा, या कई बुक्स में मैंने ये भी पढ़ा है 1.6745 या 6748, ठीक है। तो बट ये ऐसा मैंने लिख दिया, कोई ज़्यादा गैप तो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं सेम भी मान लूँ
क्योंकि देखो थर्ड डेसिमल में कोई वेरिएशन होना, कोई खास वेरिएशन है नहीं, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो अब ऐसे में ये देखो पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट अभी क्या चल रही है, केजी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती कि 1 AMU इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। या फिर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती 1 AMU इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये देखो ये निकल गई 1 AMU की वैल्यू। इस 1 AMU की वैल्यू को हमें याद रखना है। अब होता कैसा है, जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि 1.672 का हमने इसको ट्वाइस ले लिया, तो एक इंसान क्या बोलेगा मुझे कि आप इसको यहाँ पे ऐसा ले लो, 674 ले लो। तो कुछ बुक्स में ना यहाँ पे 6749 होता है, तो अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूँ तो वैसे तो 675 बन जाएगा। तो ऐसे में ये वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको ज़्यादातर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 1.66, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये 6749 होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये 9 था, जिसकी वजह से इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.675 और इसको राउंड ऑफ ये वाली चीज़ को हम लिख देते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तुम्हें बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, और तुम्हें यही याद रखना है। तो अभी ये AMU की वैल्यू कैसे निकल कर आई है समझ गए तुम। लेकिन ये चीज़ कभी देखना तुम्हें पेपर में नहीं आएगी कि डिराइव द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पता होना चाहिए कि एक AMU आया कहाँ से, दैट्स ऑल, और इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो एक AMU को हम क्या क्या कह सकते हैं, एक AMU को हम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 भी कह सकते हैं, या फिर 1 AMU को मैं ये भी कह सकती हूँ, ये, ठीक है। 1 AMU को मैं ये भी कह सकती हूँ, ठीक है। 1 AMU को हम ये भी कह सकते हैं केजी के टर्म्स में, 4 हो गया। इवन 1 AMU को क्या तुम ये नहीं कर सकते कि 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ठीक है, एक न्यूक्लियन का मास, राइट। तो यहाँ से 1 AMU और कुछ नहीं बल्कि क्या है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन है, ये इस तरीके से। तो ये AMU को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, बट इसमें से जो हमें फाइनली अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है वो है ये। और दूसरा एक AMU की खुद की उसकी डेफिनेशन जहाँ से AMU का जन्म हुआ था। बट अभी जो आपका मॉडर्न आया है एरा, इसमें एक्चुअल में हम लोग AMU वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। AMU की जगह पे अब हम लोगों ने दूसरा वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है U, जहाँ पे U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो AMU U बोथ आर द सेम थिंग। इवन कहीं जगह तुम्हें ये भी दिखेगा कि 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी कई बार देखने को मिलता है डाल्टन। तो दोनों सेम थिंग है, ये अपने नोट्स में इंक्लूड करना है तुमको। तो इस तरीके से एक AMU की हमने पूरी तरीके से परिभाषा लिख ली। तो एक AMU क्या है, एक AMU 1/12 मास है 1 एटम ऑफ C12, एक AMU एक न्यूक्लियन का मास है, एक AMU एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास है, एक AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। क्लियर। तो एक AMU के ऊपर जितना प्रवचन अपन ले सकते थे वो सारा प्रवचन अपन ने ले लिया। अब यहाँ से मुझे तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बतानी है जिससे हमेशा के लिए अपने दिमाग में फीड कर लेना, कैलकुलेशंस करते वक्त ये भयानक यूज़ में आएगी, ठीक है, और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी ये रहने वाली है। तो देखो ये क्या है, ये पार्ट मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रही हूँ, अपना अपना कैलसी उठाना और कर लेना। तुम्हें अगर मैं कहूँ कि 1 को डिवाइड करो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, तो तुम निकाल के देख लेना कैसे करेंगे। मैंने बल्कि ये चीज़ जब पढ़ाया था एक बार बेसिक मोल कंसेप्ट 9th में, तो उनको बताया भी था मैंने ये। तो ये चीज़ निकल कर आती है 6.0 आपका 22 इंटू 10⁻23। तो यानी यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि आपका ये जो 1 AMU है ना, 1/AMU,
इक्वल टू, ये क्या है, ये देखा हुआ लग रहा है शायद भूतकाल में, ये एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर और AMU ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा यहाँ से निकल कर आया है एक रिजल्ट, दिमाग में रखना। एक AMU आपका और Na ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर है वाली चीज़? ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें कुछ इलस्ट्रेशंस देने हैं, उस इलस्ट्रेशंस के वाया तुम्हें कुछ कंसेप्ट सिखाने हैं, फिर उस कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज़ करेंगे। बराबर? ठीक है, तो देखो वो क्या है। अगर मान लेते हैं मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास एक कार्बन का एटम है, इस कार्बन एटम का मुझको आप रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, मुझे इसका एटॉमिक मास बताओ, और मुझे उसी फिर एटॉमिक मास को मुझे ग्राम में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। बराबर? ऐसा मैंने तुमसे कहा। तो तुम बोलोगे एक कार्बन का एटम, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बल्कि कुछ और नहीं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वही होता है। तो कार्बन एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 12। तो तुम बोलोगे इट इज सिंपली 12। बट जब मैं उस चीज को एटॉमिक मास में लिखूंगी तो वो चीज क्या कहलाएगी? 12 AMU। लेकिन अब मैंने तुमसे जिद की और मैंने तुमसे कहा कि नहीं, मुझको वही एटॉमिक मास जिसको तुम 12 AMU लिख रहे हो, कन्वर्ट दैट एटॉमिक मास इन ग्राम फॉर मी। तो तुम क्या बोलोगे? उसमें कौन सा कठिन काम है? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशनशिप किस दिन काम आएगा? 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट? वैसे ही 1 AMU बराबर इतना ग्राम। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको बस 1.66 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? कैलकुलेशंस तुम करते बैठना। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आंसर की यूनिट क्या होगी? ग्राम। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास बोलेंगे तो एटॉमिक मास तुम निकाल लोगे, और बाद में अगर उसी एटॉमिक मास को तुम्हें वो ग्राम में भी कन्वर्ट करने को बोलेंगे तो कर लोगे। तो ओरिजिनली जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो AMU में ही होते हैं, और अगर तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है ग्राम में तो करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है? अच्छा, अभी इस पूरे भाषणबाजी में मैंने तुम्हें कहीं पे भी मॉलिक्यूल की बात नहीं की, मैंने हर जगह एटम 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 की मैं बात कर रही हूँ। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था, रिलेटिव एटॉमिक मास से बना आपका एटॉमिक मास, तो वैसे ही अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो रिलेटिव एटॉमिक मास उसको ना बोलकर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी यूनिट नहीं होगी RMM की, और जैसे हम एटॉमिक मास लिखते वक्त AMU लगा देते हैं, वैसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास लिखते वक्त भी AMU लगा देंगे। सिंपल, बस फर्क इतना है कि एटम की जगह वो एक क्लस्टर ऑफ एटम्स है, दैट इज अ मॉलिक्यूल एंड नथिंग एल्स। ओके ठीक है, तो अभी एक और इलस्ट्रेशन इसके ऊपर देखो। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, किस चीज़ का एक मॉलिक्यूल है? ऑफ पानी, दैट इज H2O। इस चीज़ का मुझको मोलर मास कैलकुलेट करके दो। अब तुमने मुझे बोला कि इट्स वेरी सिंपल, 18, बचपन से करते आ रहे हो, निकालना आता है तुम्हें ये। तो अब लेकिन मैं पूछूंगी इसकी यूनिट बताओ, तो तुम्हारे मुंह से कभी ग्राम नहीं निकालना है, मुंह से निकलेगा AMU। इट्स यूनिट इज 18 AMU। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नहीं, तुम्हें मुझे इसका आंसर ग्राम में दो। तो ग्राम में निकालने के लिए तुम्हें इसी 18 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तब वो चीज़ किसमें बन जाएगी? आपके ग्राम में। ठीक है? तो ओरिजिनली जो एटॉमिक वेट हम लोग लेते हैं या ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, उससे जो मास निकल के आता है वो ओरिजिनली AMU में होता है, राइट? और अगर आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करने का है तो आप उसको फिर कितने से कन्वर्ट, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 1.66 से। तो ये जो हमारी बातचीत थी ये किसके रिस्पेक्ट में थी? तुम्हारे रिलेटिव एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, और आपके एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलो या फिर उसको तुम मॉलिक्यूलर मास कहो। अब इसके आगे हमें एक तीसरा मास सीखना है, वो ही तीसरा मास तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज
ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम की बातचीत हो रही है देन इट इज ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको कहूँगी GAM। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो ये चीज़ कहलाएगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये चीज़ कहलाएगी GMM। डेफिनेशंस रट के कोई मतलब नहीं है, कंसेप्चुअली अगर क्लियर हो कि इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, ठीक है, एटॉमिक मास में क्या अंतर है, ग्राम एटॉमिक मास में क्या अंतर है, रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या अंतर है, तब वो तुम्हारे कोई काम का है। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास सीखने से पहले हम लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा, दैट सीखना इज मोल। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हमें अब उसी का मतलब समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोल। तो मोल देखो कुछ भी नहीं है बेसिकली। अगर मैं एक बेकरी में जाऊंगी और कुकीज़ हम अगर ख़रीद रहे हैं तो वैसे तो अगर मैं उसको बोलूँगी कि मुझे 1 डज़न कुकीज़ चाहिए तो 1 डज़न कुकीज़ में वो मुझे 13 कुकीज़ देगा। कई बेकरी वाले इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में 1 डज़न का मतलब 12 ही होता है, बट एक्चुअल में कुकीज़ के टर्म्स में चीज़ 13 होती है। चलो कुकीज़ को छोड़ो, अंडे केले यही सब खरीद लो तुम, तो वहाँ पे आपको 12 की क्वांटिटी देगा। अगर मान लेते हैं तुमने कुछ और टर्म्स यूज़ किए, राइट, जैसे कि तुमने बोला नॉज, जो हम लोग पेपर्स खरीदते वक्त उसमें आता है कि ये 1 नॉज है पूरा का पूरा। तो जैसे आपका 1 डज़न 12 क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला एक शॉर्ट फॉर्म है कि 12 का मतलब 1 दर्जन, 1 डज़न, तो वैसे ही मोल है। मोल कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपकी काउंटिंग यूनिट है, सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है मोल। मोल का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि देखो मोल मतलब ये, मोल मतलब वो, ठीक है, कुछ भी बकवासबाजी नहीं। जैसे 12 क्वांटिटी मतलब 1 दर्जन होता है, वैसे ही आपका 1 मोल का मतलब होता है इतना, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब तुम जो चाहो वो रख लो। तुम्हें अगर एटम्स बोलना है तो तुम इस यूनिट्स की जगह एटम्स बोलो, ठीक है। तुम्हें हाउस बोलना है तो तुम हाउस बोलो, तुम्हें ये बोलना है शूज़ तो तुम शूज़ बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, आयंस बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 चीज़ों के झुंड को हम 1 मोल बोलेंगे। जैसे 12 चीज़ों को हम 1 दर्जन बोलते हैं, वैसे इतनी चीज़ को हम 1 मोल कहेंगे, बराबर। अब द क्वेश्चन हियर अराइजेस, यही नंबर क्यों, ठीक है। मान लेते हैं कल को मैं अगर सुबह उठ जाऊं और तुमसे अगर बोलूं कि देखो मेरे हिसाब से तो 1 मोल का मतलब होता है 5891 इंटू 10⁻24, तो उसमें एक इंसान का तुरंत सवाल आएगा, मैं आपकी बात क्यों मानूं, एग्जैक्टली। तो वैसे ही हम यहाँ पे 1 मोल को इस नंबर के बराबर ही क्यों लिखें, द क्वेश्चन। तो देखो इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, और उस सिंपल चीज़ का आंसर लाई करता है मोल की डेफिनेशन में। मोल की जो डेफिनेशन दी गई थी पुराने ज़माने में, वो डेफिनेशन इस चीज़ का आंसर है। तो देखो मोल को उस ज़माने में डिफाइन कैसे किया गया था कि ध्यान से डेफिनेशन को समझना है। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, आप कोई भी सब्सटेंस उठा लो, ठीक है, विच कंटेन्स, इस वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, विच कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है, C12 आइसोटोप्स इज कॉल्ड 1 मोल। ये थी तुम्हारी 1 मोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को अब हम लोग फॉलो करते हैं, राइट, ढंग से इसको समझते हैं। इसको जैसे ही समझ में आ जाएगा हमें 1 मोल की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं मैंने तुमको ये एक सब्सटेंस लाकर दिया, ये सब्सटेंस क्या है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस सब्सटेंस में तुम्हें मैंने कहा कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करो, ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तुम काउंट करो। तो तुमने बोला ठीक है मैं काउंट करता हूँ, तो तुम मुझे सीधे सीधे जवाब क्या बोलते कि देखो मैडम इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं। लेकिन तुम भी टेढ़े हो, तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया और बताया कि देखो
इसके अंदर उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने इस 12 ग्राम के, ये मतलब ये आपका एक दूसरा सब्सटेंस है, ये आपका C12, ये एक C12 सब्सटेंस है। ये C12 सब्सटेंस का वेट 12 ग्राम है। ये 12 ग्राम C12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे इसके अंदर भी है। ठीक है, ये क्या बात हुई। तो मैं पूछूंगी कि तुम्हारे इसमें भी क्या वेट 12 ग्राम है क्या, तो वो बोलेगा पता नहीं, पता लगाओ तुम। तो एक्चुअल में मोल क्या है, मोल कुछ नहीं होता है। 12 ग्राम के C12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बस उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग एक मोल कहते हैं। खत्म। ठीक है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, C12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसे ढूंढ लो, उसी चीज को अपन 1 मोल कहेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे ढूंढे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे ढूंढेंगे। तो अभी इसको ढूंढना अगर मैं शुरू करूं तो देखो कैसे ढूंढते हैं। एक कार्बन एटम, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं अगेन कह रही हूँ डेरिवेशंस वगैरह कोई काम के नहीं, आपके पार्ट के फाइनल रिजल्ट आपके काम का है। ठीक है, एक कार्बन एटम कितने AMU के बराबर होता है, इज इक्विवेलेंट टू 12 AMU बराबर। अगर मैं पूछूंगी कि एक कार्बन एटम कितने ग्राम के बराबर होता है, हमने सीखा है, तुम बोलोगे इतने ग्राम के बराबर होता है, राइट, समझ रहे हो। अभी भूल जाओ, ये 24 है यहाँ, इसको भूल जाओ, ये मैंने जो लाइन लिखी है, एक कार्बन एटम मतलब इतना ग्राम बराबर। तो ऐसे कितने कार्बन एटम आपको लेने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे 12 ग्राम क्रिएट हो सके। 12 ग्राम ही काय को, क्योंकि क्वेश्चन की डेफिनेशन में ही मुझे बोला है 12 ग्राम होना मुझको, राइट। एक कार्बन एटम इतने ग्राम के बराबर होता है, तो ऐसे कितने कार्बन के एटम में लेकर आऊं ताकि 12 ग्राम क्रिएट हो जाए। सिंपल यूनिटरी मेथड। तो तुम क्या करोगे, तो बस मल्टीप्लाई, जैसे अगर अपन ये सीखा होगा ना बचपन में कि एक तरफ कॉलम बनाओ एटम का, एक तरफ कॉलम बनाया ग्राम का। तो एक कार्बन अगर एटम था तो इतना ग्राम मेरे पास था। ठीक है, अभी कितने कार्बन एटम होंगे ताकि 12 ग्राम हो सके। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालने को कहूँ तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, समझ रहा है। तो x हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, राइट। अभी जो कार्बन है, वो कार्बन के बारे में हम जानते तो हैं, कार्बन ना तो डाई एटॉमिक होता है ना तो ट्राई एटॉमिक होता है, वो C होता है ना, मोनो एटॉमिक होता है ना, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट एटम, राइट। तो ऐसे केस में ये देखो, ये 12 तो गया, तो x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी आई, 1/1.66। मैंने ऊपर ही तुम लोगों को एक प्रवचन दिया था कि जो AMU होता है और जो Na होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तुम लगे तो कैलकुलेटर में करके भी देख लेना। तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, इट इज़ Na। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से कितने निकल कर आए, Na निकल कर आए। Na मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो तुम ये बता दिया तुमने मुझको कि 12 ग्राम का अगर तुम C12 लोगे तो 12 ग्राम के C12 के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, और इसी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 1 मोल। जैसे मेरे को 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको 1 AMU बोलना शुरू कर दिया। वैसे ही मुझे 6.022 अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको 1 मोल बोलना शुरू कर दिया। तो आई होप सो कि अब तुम्हें ये बात पता होगी करके कि 6.022 हमारे पास कहाँ से डिराइव हुआ। ठीक है, तो अगर 1 मोल मतलब क्या, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तुम ऐसा कह सकते हो। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तुम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, तुम वहाँ पे प्रोटॉन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो।
एंटाइटी विच इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज टर्म्ड एज 1 मोल। बल्कि तुम ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हमारे स्काई में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्टार्स है तो उस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्टार्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है कि अगर मुझे 1 मोल की डेफिनेशन बतानी हो तो सिंपल तुम ये जवाब देना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर नोन एज 1 मोल। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एकदम अच्छी खासी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है, ठीक है, जैसे कि वो मूवी में 3 इडियट्स में उसने मशीन की डेफिनेशन दी थी, तो वैसे ही तुम यहाँ ये डेफिनेशन देख सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 मोल। तो होप सो कि अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा वो तुम्हारे दिमाग में गया है कि 1 मोल क्या है करके। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात शायद से दिमाग के अंदर घुसी होगी। अगर नहीं घुसी होगी तो चीज़ों को बार बार देखना, अगर नहीं देखोगे तो चीज़ें फिर कैसा कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री का और स्पेशली ये चैप्टर इस तरीके से करना है कि मैक्सिमम चीज़ें दिमाग में जानी चाहिए और बस और कुछ नहीं। अब जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे ले लेती हूँ। आपके पास एक सैंपल है, ये एक सैंपल है हमारे पास। किस चीज़ का सैंपल है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सैंपल के अंदर 18.066 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स है। डोंट ट्रीट मॉलिक्यूल्स की वो कोई पता नहीं क्या चीज़ होगी, कंसिडर दैट मॉलिक्यूल एज अ पार्टिकल, मतलब इतने पार्टिकल हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे इस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो मोल्स कितने हैं। मोल्स को हम लोग स्मॉल n वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। तो तुम अपनी छोटी सी बुद्धि लगाओ, अगर 12x को हम लोग 1 डजन कहते हैं और मेरे पास ऐसे 36 एग्स हैं अगर, तो वो कितने डजन होंगे? सिंपल आंसर 3 डजन होंगे। तो वैसे ही तुम बताओ, जब आपके पास 1 मोल होता है तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 23। तो जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18.066 इनकी 10 की पावर 24 होंगे, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने, जितने पार्टिकल दिए हुए हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, ऐसे ही निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं तो हमेशा केमिस्ट्री में क्या करती हूँ, ये यूनिटरी मेथड ही यूज़ करती हूँ मोल कंसेप्ट में, कि एक में इतना तो इतने में बताओ कितना। मैं मोस्टली फॉर्मूलेस याद करने में बिलीव नहीं करती। कोई अगर बहुत ही ऐसा रहा करके कि अच्छा ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा तो करो, क्योंकि होता कैसा है कि कई बार क्वेश्चंस जब तुम्हें आए सामने मोल कंसेप्ट के आएंगे तो उसमें ना दिमाग घूम जाता है, फिर हमें दिमाग में सोचना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला लगाएं कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो बेसिक मार्क्स करो ना। क्या तुम्हें इस अंडे का जवाब देने के लिए क्या किसी फॉर्मूले की नीड पड़ी थी क्या? तो फिर इसके लिए क्यों फॉर्मूले की नीड पड़ रही है? सिंपल, जितनी क्वांटिटी डिवाइड की है दी है उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो हम लोग उसके अंदर कितने मोल्स हैं ये निकाल सकते हैं। बट फिर भी अगर लेट से हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हमारी लाइफ में फॉर्मूला नंबर 1 आ गया कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उस, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी आयन और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनीथिंग। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो किससे? Na के साथ। अब Na से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, इसका रीज़न इस यूनिटरी मेथड में लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारी लाइफ का पहला फॉर्मूला। क्लियर है? मोल का मतलब क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। एंड मोल में हम लोगों ने 6.022 पार्टिकल्स ही क्यों लिए ये भी पता चल गया है। 6.022 पार्टिकल्स को आप एवोगैड्रो नंबर कहते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। जो आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसकी यूनिट होती है पार्टिकल्स पर मोल। क्वेश्चन एक्चुअली में आया है शायद एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करके Na। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एवोगैड्रो
क्या है ये आपका पूरा का पूरा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, और ये उसकी क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो दिस इज एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये एवोगैड्रो का कांस्टेंट है, और ये कंबाइंड अगर मैं इसको बोलूँ तो ये पूरा का पूरा एवोगैड्रो नंबर है करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब इसको आगे फिर से कंटिन्यू करूँ तो अब मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये टॉपिक समझने के बाद फिर हम ओवर करेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको करने के बाद फिर तुम लोग न्यूमेरिकल्स करने के लायक बन जाओगे, ठीक है। तो अब मेरे को ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो हमें लग रहा होगा कि अरे अभी अभी तो मतलब सोचो, इसकी तुम अगर डेफिनेशन किताब में पढ़ने बैठे तो इसकी जो डेफिनेशन किताब में दी जाती है ना वो ऐसे दी जाती है, कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि मास ऑफ एन एटम इन ग्राम, एकदम ही थर्ड क्लास, उसमें मतलब कुछ भी लिख के दे दिया है बस कि किसी भी एटम के मास को अगर आप ग्राम में निकालो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ये चीज़, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें उन्होंने एक वर्ड मिस कर दिया है, जो एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो एक वर्ड उन्होंने क्या मिस किया है, हमें वो चीज़ देखनी है। देखो, क्या तुम्हें एएमयू से वजन ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? मैंने तुमसे अगर कहा 12 एएमयू, तो 12 एएमयू को क्या तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे? ऑब्वियस है, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करके, है ना। लेकिन अगर मैं सवाल तुमसे ये पूछूं कि ये 12 एएमयू क्या है, तो तुम वीडियो के सबसे टॉप पर जाओ, सबसे टॉप पर ही ये चीज़ सबसे स्टार्टिंग में ही समझा दी गई है करके कि 12 एएमयू कुछ और नहीं बल्कि ये एक एटॉमिक मास है। फिर वीडियो के और सबसे टॉप पे जाओ तो सबसे स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटॉमिक मास। तो तुम्हें वहाँ पे याद आएगा कि एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, राइट। एक एटम के मास को एटॉमिक मास। तो अगर मैं पूछूंगी कि ये क्या है तो तुम बोलोगे एक एटम का वजन बराबर इन ग्राम, एक एटम के वजन को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा। तो मैंने तुमसे कहा कि मान लो मेरे पास अभी इतने एटम्स है, 6.022 इनकी पावर 23 एटम्स है, तो इसका वजन बताओ कितना आएगा। सिंपल मैथ्स है, बराबर एक एटम का वजन ग्राम में इतना आता है, तो इतने एटम्स अगर मैं दे दूं तो उसका वजन ग्राम में कितना आएगा। तो उसमें फिर हम लोगों का जवाब क्या रहेगा कि अच्छा इसका वजन निकालना है। बहुत ही ईजी है, कैसे, एक का वजन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो मैंने बोला लो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तुम चले कैलकुलेशन करने। स्मार्ट इंसान कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो ये बोलेगा कि अरे वाह यार ये तो चीज़ कहलाती है एएमयू और ये वाली चीज़ कहलाती है आपका Na, और हमको पता है एएमयू और Na एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लो यहाँ से आ गया 12, ठीक है, ये यहाँ से कितना आ गया 12 आ गया, और यूनिट कितनी लग गई ग्राम। देखो 12 एएमयू को अभी जब मैं एक एटम के लिए निकाल रही थी तो आंसर अलग आता। 12 को अगर मैं 1.66 से मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक एटम के लिए अगर मैं पूछूं कि आंसर एएमयू में कितना आता है, ठीक है, एक एटम के लिए आंसर एएमयू में कितना आ रहा है कार्बन का, तो तुम बोलोगे 12। अगर उसी 12 एटम, उसी एक एटम को अगर एएमयू में मैं छोड़कर ग्राम में पूछूंगी तो तुम बोलोगे कि अच्छा उसको 1.66 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो होगा 19.92 ग्राम, ठीक है, और 10 की पावर -24। लेकिन अगर एक एटम के लिए ना पूछकर मैं तुमसे उसको 2 एटम के लिए पूछती, तो 2 एटम के लिए एक चीज़ कितनी हो जाती, ये हो जाती 39.84 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 3 के लिए पूछती तो कुछ और, 4 के लिए पूछती तो कुछ और। ऐसे करते करते मैंने तुमसे पूछा कि Na पार्टिकल्स के लिए बोलो कितनी होगी। Na पार्टिकल्स यानी कि क्या 1 मोल, Na पार्टिकल्स यानी कि क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के लिए कितनी होगी, तो तुम बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें दिखेगा कि आंसर 12 ही आ रहा है।
कैसे, ये देखो मैंने इसका ऊपर प्रूफ दिया है, 12 ग्राम में मल्टीप्लाई करने के लिए ये यूनिट यूज़ की और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग AMU कहते हैं और इस चीज़ को Na कहते हैं और AMU Na एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इससे क्या सीख मिली कि एक एटम के ग्राम में जब कन्वर्ट किया तो वैल्यू 12 नहीं आई, वैल्यू चेंज हो गई। जब 2 पार्टिकल्स को के लिए निकाला तो भी वैल्यू चेंज हो गई, बट अगर Na पार्टिकल्स के लिए निकाला तो वैल्यू वही की वही रही, बस पीछे में ग्राम लग गया और यहाँ पे AMU लग गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी 12 AMU तो 12 AMU किसके लिए होगा, एक एटम के लिए। मैं बोलूँगी 12 ग्राम तो ये 12 ग्राम किसके लिए होगा, ये 12 ग्राम वाला वर्ड होगा आपके पास Na एटम्स के लिए। तो जब हम लोग Na एटम्स का वजन, ठीक है, ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो उसी वजन को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक एटम का वजन, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, Na एटम्स का वजन। ये डिफरेंस है यहाँ पर, क्लियर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ये बात समझ में आई होगी तुम्हें, शायद से, हो सकता है कि दिमाग के ऊपर से भी जाए। कोशिश करना इस चीज़ को समझने की, थोड़ा ध्यान से पेशेंटली चीज़ें सीख कर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ऐसा मत बोल देना कि एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU एंड ग्राम एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्यों, एटॉमिक मास को तुम ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कन्वर्जन, ये नहीं होता। एटॉमिक मास भी ग्राम में निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो ग्राम एटॉमिक मास बल्कि कुछ और नहीं, जब आप एक एटम के बजाय Na एटम्स के लिए, ठीक है, निकालना शुरू करो उस मास को ग्राम में, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, ग्राम एटॉमिक मास। कल को यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के बदले हम बोलने लगेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बस खत्म, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी अगर मुझे इस चीज़ को लिखना है तो मैं ऐसा समझाती हूँ, तुम्हें शायद समझ में आए। एक एटम है कार्बन, एक है कैल्शियम, एक है सोडियम। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, इसका एटॉमिक मास बताना है, ठीक है, AMU वाला, और फिर इसका एटॉमिक मास बताना है ग्राम वाला, और उसका फिर ग्राम एटॉमिक मास बताना है। ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में ही रहेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 12, कोई यूनिट नहीं लिखते। कैल्शियम में कितने होते हैं, 40, सोडियम में कितने होते हैं, 23। तो ऐसे में एटॉमिक मास इन AMU क्या बन गया होगा, 12 AMU, ये कितना हो गया होगा, 40 AMU, और ये कितना हो गया होगा, 23 AMU। अब अगर मैं बोलूँगी इसी एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या बोलोगे कि कोई बात नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24, इसको लिए 223 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, कर लोगे ना ये वाला काम। लेकिन अगर मैं पूछूंगी ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो जैसे एटॉमिक मास चाहे AMU वाला या चाहे ग्राम वाला, वो होता है एक एटम के लिए, लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है Na एटम्स के लिए। तो Na एटम्स के लिए जब आप निकालने जाते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाती है, वही वैल्यू रहती है, बस पीछे ग्राम लग जाता है, वही वैल्यू रहती है, बस पीछे ग्राम लग जाता है, वही वैल्यू रहती है, बस पीछे क्या लग जाता है, ग्राम लग जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने हमारा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये वाली चीज़ फिनिश की। तो अगर लगे तो मैं तुमसे पूछूं कि CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 44। ठीक है, अगर मैं पूछूंगी इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे, 44। फिर अगर मैं इसमें पूछूंगी कि इस चीज़ का एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर मास कितना होगा AMU में, तो तुम बोलोगे 44 AMU। लेकिन अगर मैं पूछूंगी इसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में कितना होगा, तो तुम बोलोगे 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स करके। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा था। अभी मैं तुम्हें एक नोट लिखवा रही हूँ, उस नोट को ध्यान से देखना। अभी कैसा होने लगा है कि थोड़ा सा ना आप लोगों को क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये नोट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। मैंने एक वर्ड लिख के दिया है तुम्हें, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ये वर्ड मैंने लिख कर दिया। और दूसरा वर्ड मैं तुमको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ,
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या ये दोनों वर्ड में या दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है? क्या ये दोनों वर्ड इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब इक्वल नहीं है। इसको अपने दिमाग में अच्छे से ठूसना, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब कुछ और नहीं बल्कि मोल ही होता है। यानी कि जो वर्ड है ना ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसे मोल ही कहते हैं। लेकिन अगर बीच में ये ऑफ आ जाए तो यहाँ पे इसका मतलब मोल नहीं होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे मोल नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन में 16 अगर मोल लिखकर आया 16 मोल, तो 16 मोल का मतलब मोल्स कितने दिए हुए हैं? 16 दिए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखकर आया 16 ग्राम एटम, अब ग्राम और एटम के बीच में अगर किसी का नाम लगा दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 16 ग्राम एटम, 16 ग्राम मॉलिक्यूल, 16 ग्राम आयरन, 16 ग्राम प्रोटॉन, 16 ग्राम इलेक्ट्रॉन, ये सब अगर लिख के आ रहा है तो मतलब वो कुछ और नहीं बल्कि मोल है, बराबर। बट अगर ऑफ वर्ड लग गया है मतलब फिर वो मोल नहीं है, ठीक है। फिर वहां पे 16 ग्राम का मतलब वेट है, और ऊपर वाले केस में 16 ग्राम का मतलब क्या है? आपका मोल। ऊपर वाले केस में 16 ग्राम का मतलब है मोल, 16 का मतलब मोल, और नीचे वाले केस में 16 का मतलब वेट, ठीक है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से रखना अपने, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का मतलब क्या है? मोल। मोल इक्वल टू यहाँ 16, लेकिन इस वाले केस में वेट इक्वल टू 16। समझ गए? ये एक नोट। फिर इसके बाद तो वैसे भी हमें न्यूमेरिकल्स करने, बट न्यूमेरिकल्स शुरू करने के लिए एक फॉर्मूला हमें चाहिए रहेगा। ये फॉर्मूला तुम लोगों की जुबान पे वैसे तो रटा होगा, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अपने छोटे स्टैंडर्ड में मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास, याद आ रहा है? छोटे स्टैंडर्ड्स में इसको रीड किया होगा, 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे तुम लोगों ने मोल्स भी निकाले होंगे, है ना। तो ऐसे केस में ये लेट से मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया कि मोल्स इक्वल्स टू मास में और आपका नीचे में मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, ठीक है। उसके हिसाब से इतना चेंज करते अपन को आना चाहिए, राइट। बट ये क्वेश्चन चाहूँ तो मैं यहीं पे तुम्हारे लिए रोक सकती हूँ कि देखो ये होता है मोल्स, इस मोल्स को तुम फॉर्मूले को याद रखो, एंड बेसिकली आपको यही फॉर्मूला याद रखने से आपका भला होगा, ठीक है। कौन सी चीज़ कैसे डिराइव हो रही है उन सब चीज़ों से भला नहीं होगा, हाँ, बट पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मान लेते हैं थोड़ा सा भी क्वेश्चन के मतलब डेरिवेशन की जो होते हैं उसी में अगर थोड़ी बहुत हेर फेर कर दी जाए तो पता होता है ना कि अच्छा ये डेरिवेशन तो ऐसे आया था करके, तो इसमें ये चेंज कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए अभी ये फॉर्मूला कैसे बना बताओ। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कैसे बना तो तुम इसका क्या जवाब दोगे, कैसे निकालोगे इस चीज़ का फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसा मैंने तुम्हें बताया हर चीज़ एक मैथमेटिक्स ही होती है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला 1 बनाए थे, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला 1? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो वैसे ही यहाँ पे मास बाय मोलर मास ये चीज़ किस तरीके से आई है, ठीक है। ये वाली चीज़ देख लेते हैं पहले। एक काम करो, इसको तुम अपने लिए ही निकाल के रखो, नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं इलस्ट्रेशंस लूँगी तब मैं ये चीज़ बता दूँगी कहाँ से आई है करके, ओके। तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और सेकेंड पार्ट में मैं तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो चीज़ भी सिखा दूँगी, ताकि तुम्हारा बेसिक्स वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाता है। एंड उसके बाद फिर हम आगे कल से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है।